हम्म सो हेलो एवरीवन। आज मैं ना इंडेज टू डिस्कस करने वाली हूँ इन्वेंटरीज का रिगार्डिंग, और मेरा जो पर्पस रहेगा ना वो टोटली रहेगा इंटरव्यूज़ रिगार्डिंग क्वेश्चंस के लिए, कि इंटरव्यूज़ में कैसे क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। मैं प्रैक्टिकल और जेन्युइन होके बताऊंगी। अगर इफ़ यू आर प्लानिंग इंटरव्यू एज अ फाइनेंस एनालिस्ट, या फिर FP&A की प्रोफाइल के लिए, या फिर कोई भी नॉर्मल प्रोफाइल भी, इफ़ यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, वट एवर इन दोज कॉमर्स वाले फील्ड, सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब ये तो पूछ ही लेते हैं। अगर आपको बहुत छोटा या माइनर क्वेश्चन पूछना है, मतलब व्हाट आई एम सेइंग, अगर बहुत लेवल वाला इंटरव्यू नहीं हो रहा है ना, वहाँ इंडेक्स 2 की बात आती है। जब लेवल वाला इंटरव्यू है तो फिर इंडेक्स 115 116 के क्वेश्चंस आते हैं। मैं वो भी कवर करूँगी, लेकिन एक बार इन्वेंटरीज के क्वेश्चंस देख लो, बिकॉज मैं ना इंटरव्यूज़ की एक सीरीज़ बना रही हूँ जो इंटरव्यूज़ में एक्चुअल में पूछे गए क्वेश्चंस है उनकी। तो इससे क्या है ना, मतलब इवन मुझे भी अपने फ्यूचर के लिए ये रेफरेंस के फॉर्म में मेरे पास रहेगा, और आप लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोनों ही तरीके से ना विन विन सिचुएशन है। आपको अच्छा लगे तो देखना, नहीं तो यू कैन स्कीप इट और लीव इट, कुछ वो नहीं है। बट हाँ, आई एम मैं डाल रही हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट कि ठीक है, अगर मेरे साथ साथ किसी और को भी बेनिफिट मिलता है ना, तो आई शुड गिव। मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ कि नॉट नॉट ओनली विथ मी, अगर किसी और को भी उसका बेनिफिट मिलता है तो दैट शुड बी। तो स्टार्ट करते हैं इंडेज 2 के बारे में, इन्वेंटरी के बारे में। देखो, इन्वेंटरी के बारे में एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो होता है कि हमें ना, तुम्हें कितना पता है इन्वेंटरी के बारे में, आइडिया दो। या फिर इन्वेंटरीज के इंडेज 1 के बारे में क्या जानते हो, उसका आइडिया दो। एक ये क्वेश्चन होता है। दूसरा ये क्वेश्चन होता है कि बताओ इन्वेंटरीज को कैसे अपन मेज़र करते हैं, ठीक है। या फिर एक ये आता है कि कौन से बेसिस पे इन्वेंटरी को वैल्यू करोगे। लाइक ऐसे एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर ऐसा देती हूँ कि एक FMCG का बिजनेस है, FMCG है। अभी FMCG में आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे इन्वेंटरी के लिए, फीफो, लिफो, वेटेड एवरेज। तो आपको यहाँ एक क्वेश्चन बना के दे दिया, तो हमें यहाँ दिमाग लगाना होता है कि हम लोग, वैसे मोस्टली आज की डेट में फीफो ही यूज़ होता है, और FMCG में तो फीफो ही यूज़ होता है। फिर आपको पता है, आपको ऐसे फीफो बोल के ऐसे छोड़ना नहीं है, आपको हमेशा रीजनिंग देना है। क्योंकि हमें क्या लगता है, यार हमने तो सही बोल दिया। वो ये नहीं सुनना चाहते कि आप फीफो बोलो, वो ये सुनना चाहते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग रीज़न आप दे सकते हो। तो हमेशा ट्राई करो कि जिस कंपनी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस कंपनी के इंटरव्यू में जो भी वो गुड्स का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, जो भी सर्विस प्रोवाइड, सॉरी, जो भी गुड्स प्रोवाइड करती है, वो गुड्स को किस मेथड से वैल्यूड किया जा सकता है, और क्या स्ट्रॉन्ग रीजनिंग दे सकते हो। जैसे फॉर FMCG के लिए आप कह सकते हो कि हम लोग फीफो मेथड यूज़ करते हैं बिकॉज एक्सपायरी ऑफ द प्रोडक्ट। तो ऑब्वियस ही बात है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजंस, ठीक है। तीसरा क्वेश्चंस जो हैं, जो आपसे पूछते हैं एक इन्वेंटरी के लिए, ये भी पूछते हैं कि अगर आपकी बुक्स में आपने इन्वेंटरी रिकॉर्ड करी है, ठीक है, आपने अपनी बुक्स में इन्वेंटरी रिकॉर्ड करी है, हाउ यू विल चेक द एक्यूरेसी। यहाँ ना जनरली आती है ऑडिट असर्शंस, बट फिर आप कितना पढ़ोगे इंटरव्यू के लिए, आप ऑडिट असर्शंस पढ़ोगे, आप लोग ये पढ़ोगे, एफ मतलब इंडेक्स पढ़ोगे, कितना कुछ पढ़ोगे। तो ना इसी में इसका आंसर छुपा होता है। मैं आपको जब ये एक बार रिवाइज करवाऊंगी ना, आई विल टेल यू ऑल दोज थिंग्स, बहुत छोटा छोटा बट सिंपली। तो एक ही आपको बता दिया कि इन्वेंटरी की एक्यूरेसी पे क्वेश्चन आता है, कि जो बुक्स में इन्वेंटरी रिकॉर्ड हुई है वो आप कैसे एक्यूरेटली मेजर करोगे कि हाँ उतनी ही है, ऐसा। और आगे बताती हूँ मैं, सारे क्वेश्चंस अभी बता दूंगी, तो फिर यू कैन सर्च ऑन गूगल ना। फिर तो क्या ही बचा है मेरा पूरा वीडियो बनाने का पर्पस, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे फटाफट से रिवाइज करना ज़रूरी होती है बिफोर इंटरव्यू। तो सबसे पहले, और हाँ, आई कैन ऑल्सो कंक्लूड कि मैंने जो ऑलरेडी बने हुए नोट्स थे प्रतीक जगाती सर के, वो नोट्स यूज़ किए हैं, वही नोट्स रेफ़र किए। दिस इज़ नॉट माई नोट्स। जनरली मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगी किसी न किसी टीचर्स के नोट्स ही होंगे, बिकॉज आई डोंट हैव टू मच टाइम कि मैं अपने खुद के नोट्स बनाऊँ, और मुझे बनाने की ज़रूरत भी नहीं है जब इतना अच्छा कंटेंट जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है आज की डेट में। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू नो,
व्हाट इज़ द इन्वेंटरी, समझ लो। क्योंकि आपको ना जब जब भी आप नॉर्मल इंडेज को भी एक्सप्लेन करोगे ना, पता होना चाहिए कि इन्वेंटरी क्या होता है। बेसिक सी चीज़ है जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या होती है, सेल होती है। सेलिंग ऑर्डिनरी, सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो आपके पास ऐसा गुड्स है जो सेल होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, फिनिश गुड्स। या फिर ऐसा WIP है जो फिनिश गुड्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। या फिर ऐसा रो मटेरियल है, ठीक है, मटेरियल जिसे आप सप्लाई करते हो या कंज्यूम्ड करते हो। देखो, अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो यू आर डूइंग सेल, चाहे फिर वो कोई भी हो, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग एज अ रॉ मटेरियल टू प्रिपेयर अ फिनिश गुड्स, इफ़ यू आर यूजिंग एज अ WIP, वट एवर, जो भी आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल हो रहा है या यूज़ हो रहा है, दीज आर योर इन्वेंटरीज। अब इन्वेंटरीज के केस में ये समझना कि इन्वेंटरीज रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, WIP, गुड्स परचेज एंड हेल्ड फॉर सेल, ये चारों चीज़ें जो है वो कवर करता है। अब समझो फेयर वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या डिफरेंस है। वैसे आपको पता है इन्वेंटरी किस पे मेज़र होती है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, राइट। अब हम बात करते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में, क्योंकि हमें कॉस्ट तो इन्वेंटरी की पता होती है जितने पे हमने खरीदा। तो जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है वो आप कैसे निकालते हैं, तो समझना जो आपका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होगा उसमें से जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन होगा और जो कॉस्ट ऑफ नेसेसरी टू सेल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है उसकी है 10 रुपया, उसमें से अगर उसको कंप्लीट करने के लिए 2 रुपया और लगता है या फिर उसको सेल करने के लिए 1 रुपया और लगता है, तो ऐसी कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू आती है और जो कॉस्ट है विच एवर इज़ लोअर, आपको क्या करना है, इन्वेंटरी को बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कन्वर्ज़न, कन्वर्ज़न की कॉस्ट में क्या आता है, अदर कॉस्ट में क्या आता है, तो नॉर्मल आप ऐसे अज्यूम करो कि अगर आपने डायरेक्ट कोई गुड्स खरीदा है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, अगर आप उसे प्रिपेयर कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। क्लियर इट। नाउ कम ऑन दी वन थिंग जहाँ आपको अलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। ध्यान रखना, इफ़ यू आर अलोकेटिंग द कॉस्ट, अगर आपको कॉस्ट बांटना है तो बेसिकली हम लोग हमेशा आउटकम के बेसिस पे कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आउटकम इज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सी बात है, जॉइंट कॉस्ट का मतलब होता है आउटकम निकला है 3 बट कॉस्ट लगा है 1, तो जो आउटकम निकला है उसका क्या कॉस्टिंग का रेशो है उसमें आप उसको डिवाइड कर दो, वेरी सिंपल, ठीक है। स्टैंड अलोन कॉस्ट मेथड और रिटेल मेथड जो है वो बहुत सिंपल सी बात कहता है कि आपका जो कॉस्टिंग जो होती है बेसिकली वो प्राइस आपको लेने का, बट दैट इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट। ये आ जाओ कॉस्ट फॉर्मूलाज। इन्वेंटरी वैल्यूएशन टेक्निक्स क्या कहती है। इन्वेंटरी वैल्यूएशन जो होती है आज की डेट में हमें कहती है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड से हमारे पास 2 मेथड है, फीफो और वेटेड एवरेज, ठीक है। नॉन हिस्टोरिकल जो है आज की तारीख में हमें कहता है कि आप सेल्स वैल्यू माइनस ग्रोस मार्जिन, और स्टैंडर्ड कहता है मटेरियल, लेबर और ये वाला कॉस्ट। इन्वेंटरी नॉट ऑर्डिनरी इन कोर्स ऑफ बिजनेस, इट्स मीन स्पेसिफिक कॉस्ट आर एट्रीब्यूटेबल टू आइडेंटिफाइड आइटम्स इन्वेंटरी, ठीक है, नॉट वेरी मच। रॉ मटेरियल का केस जो है वो देख लो। अगर आपके पास रॉ मटेरियल है उसे भी NRV और कॉस्ट पर ही मेज़र किया जाता है बेसिकली, विच एवर इज़ लोअर। लेकिन अगर
आपका फिनिश गुड जो है वो एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज़ लोअर में जा रहा है और कॉस्ट में जा रहा है, तो फिर इसे भी कॉस्ट में कंसिडर कर सकते हो, मतलब उससे कम नहीं है एनआरवी तो रॉ मटेरियल को। इफ़ एनआरवी इज़ नॉट लेस देन कॉस्ट तो रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे यू कैन मेज़र। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, एक और ये लास्ट देख लो, डिस्क्लोजर्स क्या देना पड़ता है इन केस ऑफ अ इन्वेंटरी। कभी कभार पूछ लेते हैं कि बताओ इन केस ऑफ अ इन्वेंटरी क्या डिस्क्लोजर दोगे। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या अडॉप्ट करी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी, ठीक है। इन्वेंटरी कैरिड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो उसका बाइफर्केशन। इन्वेंटरी रिकॉग्नाइज एज एक्सपेंस राइट ऑफ रिवर्सल, और इन्वेंटरी प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी। समझे, ये सारी चीज़ें देनी होती है। अब मैं आपको जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे बुक के हिसाब से आती हूँ। बहुत सिंपल से इन्वेंटरी वाला चैप्टर है, ठीक है। पर इसमें मेथड देख लो, फीफो, वेटेड एवरेज और लिफो, 3 मेथड होते हैं। एक ये देखो, एक क्वेश्चन इन्वेंटरी का बुक्स में क्या एंट्री होता है। एक बात बताती हूँ, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने पीआर और पीओ रेज किया है, ये बताओ कोई एंट्री होती है, नहीं होती है। जब आप गुड्स रिसीव कर लेते हो लेकिन इनवॉइस नहीं आया, क्या एंट्री मारोगे। तो सर, अगर गुड्स रिसीव हो गए तो गुड्स रिसीव अकाउंट डेबिट, तो एक क्लियरिंग जीएल बनाते हो। बाद में जब गुड्स रिसीव हो जाता है तो ये क्लियरिंग जीएल जो है वो डेबिट हो जाता है और क्रेडिट हो जाता है वो वेंडर जिससे आपने गुड्स रिसीव किया। तो जीएल से जीएल कट जाता है, एंट्री बचता है गुड्स रिसीव टू वेंडर। जनरली गुड्स रिसीव को यू कैन से परचेस, यू कैन से इन्वेंटरी, तो ये एंट्री होती है, ठीक है। गॉट इट द पॉइंट, ओके। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपकी बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट में असेट्स साइड है, यहाँ आपको करंट असेट्स में इन्वेंटरी दिख रहा है, क्या करोगे इस इन्वेंटरी का एक्यूरेसी। मान लो आपको 2 करोड़ का इन्वेंटरी दिख रहा है, द इन्वेंटरी इज़ करेक्ट और नॉट, हाउ विल यू चेक। जनरली पता है ये ऑडिट असर्शन पे आती है इसकी बात। व्हाट यू विल चेक, सबसे पहले आप क्या करोगे, इन्वेंटरी का फिजिकल वेरिफिकेशन देखोगे, ठीक है। दूसरा क्या देखोगे, इन्वेंटरी रजिस्टर देखोगे। तीसरा क्या देखोगे, इनवॉइस देखोगे, ठीक है। चौथा क्या देखोगे, रिकॉर्डिंग डेट्स देखोगे कि कब रिकॉर्ड्स किया गया बुक्स में। पांचवा क्या देखोगे, कोई राइट ऑफ हुआ है और कोई ऑब्सोलेट हुआ है तो बुक्स में प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ये चीज़ एक्यूरेसी के मामले में इन्वेंटरी में देखते हैं। दैट इज़ द होल कंसेप्ट ऑफ इन्वेंटरी।